हेलो बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी खोल के रखना। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति तथा जीव द्रव्य झिल्ली होती है। तो सबसे बाहर वाली जो परत होगी उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या होगी? कोशिका भित्ति, इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल। और फिर इसके अंदर जो होगी कोशिका झिल्ली, या फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है? जीव द्रव्य झिल्ली। इंग्लिश में बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? ये तीनों के तीनों मिलके क्या बनाती है? कोशिका आवरण। आई बात समझ में? यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, कोई प्रोटेक्शन में काम करेगा, ठीक है, ये जो है सिलेक्टिवली परमेबल होती है कोशिका भित्ति, नहीं कोशिका झिल्ली सिलेक्टिवली परमेबल होती है। कोशिका भित्ति का काम है स्ट्रक्चर को बनाए रखना, इसका काम है प्रोटेक्शन का काम करना। इसलिए इन तीनों के काम क्या है? अलग अलग है। आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, ये तीनों मिलके एक सुरक्षात्मक इकाई बनाते हैं। आई बात समझ में? सबसे बाहर वाली होगी उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य झिल्ली, इसका काम सुरक्षा करना, इसका स्ट्रक्चर बना के रखना। ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर आने देगी और उसको बाहर जाने देगी। आई कि नहीं आई बात समझ में बच्चों? देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका आवरण में विभिन्नता, कोशिका आवरण में विभिन्नता, कोशिका आवरण के अलग अलग टाइप। अब इसमें भी कोई स्लाइम लेयर होगा जिसको बोलेंगे हिंदी में अवपंक पर्थ, और एक होगा कैप्सूल जिसको हिंदी में बोलेंगे संपुटिका। आई बात समझ में? उनके बेसिस पे, ठीक है, जो अवपंक परत होगी ये ढीली ढीली होगी, ये बेसिकली वाटर से, ये क्या कहते हैं, वाटर से हेल्प प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जो कैप्सूल होगा वो कैप्सूल क्या करता है कि बैक्टीरिया की रक्षा करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी से। आई बात समझ में? तो जो बैक्टीरिया, जो ग्राम ने टेक्निक दी है, क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, जो बैक्टीरिया अभिरंजित हो जाते हैं उसको तो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम धनात्मक, और जो अभिरंजित नहीं होते हैं उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम ऋणात्मक। आई बात समझ में? तो क्रिश्चियन ग्राम ने अभिरंजन की एक टेक्निक दी। उस टेक्निक में क्या क्या था कि सबसे पहले बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, एक स्लाइड के ऊपर ले लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको हल्का सा उसको सुखोने का करेंगे। तो क्या करेंगे, चिमनी ले लेंगे, चिमनी के ऊपर वो स्लाइड से हम उसको हल्का सा गर्म करेंगे, फिर अपने हाथ से रगड़ेंगे। इतना भी गर्म नहीं करेंगे कि पूरा पूरा बैक्टीरिया मर जाए। जब वो लेयर सूख जाए तो सबसे पहले हम ये क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट एक बेसिक डाई है, ठीक है। जब हम क्रिस्टल वॉयलेट की बूंद डालेंगे तो बैक्टीरिया है जो हमारे पर्पल कलर के हो जाएंगे। आई बात समझ में? फिर सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि जो पर्पल कलर आ गया है, फिर हम उसमें क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे। हालांकि क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में वॉश करते हैं तो बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाएंगे, फिर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, केआई सॉल्यूशन बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के ही रहते हैं। फिर हम उसको एल्कोहल से, इथाइल एल्कोहल से क्या करते हैं, उसको वॉश कर देते हैं, या फिर एसीटोन से वॉश कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो तो पर्पल कलर के ही रहेंगे, ठीक है। जब हम अल्कोहल से उसको धोते हैं, जब हम अल्कोहल से उसको धोएंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो तो पर्पल कलर के ही रहेंगे। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कलरलेस हो जाएंगे, मतलब पर्पल कलर को छोड़ देंगे। आई बात समझ में? अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि कलरलेस हो गए, रंगहीन हो गए, अब उनको तो हम देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप से देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और बेसिक डाई होती है
सैफरेनिन, ठीक है। उस सैफरेनिन से डाल के फिर हम देखते हैं, तो पर्पल तो वाला जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है पर्पल ही रहेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो ऐसे हम उसको अभिरंजन करते हैं, और ये अभिरंजन की टेक्निक किसने दी? ग्राम ने, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है? कोशिका आवरण में विभिन्नता के आधार पर, कि अलग अलग टाइप की होती है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे, फिर आयोडीन डालेंगे, फिर एल्कोहल डालेंगे। तो जब एल्कोहल डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कलरलेस हो जाते हैं, तो फिर इनको देखने के लिए सैफरनिन डालते हैं। तो ये रहा हमारा पर्पल कलर का ग्राम पॉजिटिव। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस है जो बच्चों, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ग्राम नेगेटिव जो कि पिंक कलर का हो गया सैफरनिन से धोने के बाद, कौन सा है? ई कोलाई है जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ है? कोशिकाओं को उनके कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित हो जाते हैं उसको ग्राम धनात्मक बोलते हैं, और जो ग्राम अभिरंजित नहीं होते उसको ग्राम ऋणात्मक बोलते हैं। तो ई कोलाई हमारा कौन सा है? ग्राम नेगेटिव है। स्टेफाइलोकोकस हमारा कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव। आई कि नहीं आई बात समझ में बच्चों? पूरी बात समझ में आ गई? तो जो जो बैक्टीरिया अभिरंजित हो जाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जो अभिरंजित नहीं होते हैं उसको ग्राम नेगेटिव। आई बात समझ में? अब कोशिका आवरण में विभिन्नता वो कैसे मिलती है वो हम आगे देखते हैं। जब हम उसको स्टेन करते हैं, जब हम अभिरंजन करते हैं, तो बेसिकली कोशिका भित्ति वाला पार्ट है जो कलर होता है, ठीक है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स में विभिन्न जीवाणुओं में रचना और मोटाई भिन्न भिन्न होती है। जो कैप्सूल वाली लेयर होगी ना बच्चों, जो कैप्सूल वाली लेयर होगी वो ज़्यादा स्टेन होगी। तो कैप्सूल वाली जो लेयर होती है ना, जिनमें मोटी होती है, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें कैप्सूल वाली लेयर जो होगी मोटी होगी। आई बात समझ में? इसीलिए लिखा होता कोशिका आवरण में विभिन्नता। जिन बैक्टीरिया, जैसे ये क्या नाम है, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें जो कैप्सूल वाली जो लेयर होगी ना वो मोटी होगी। तो मोटी होगी तो स्टेन ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई में भिन्न भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छादित पतली होती है जिससे हम औपंक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। ये वाटर से प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। दूसरों में यह मोटी व कठोर होती है, जिससे मोटी कठोर आवरण के रूप में होती है, जिसे कैप्सूल या फिर संपुटिका बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करती है कि ये जो बैक्टीरिया को बचाती है डब्ल्यूबीसी से। आई बात समझ में? बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देने का काम करती है कैप्सूल। और जो कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल की मोटाई ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? यस या नो? तो जो पतली परत होगी, ढीली आच्छादन के रूप में होगी, उसको औपंक परत बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। और दूसरों में ये मोटी और कठोर होती है, जिसे संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। कोशिका भित्ति कोशिका को शेप देने का काम करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने से और निपातित होने से बचाती है। आई बात समझ में? तो कोशिका भित्ति का मेन काम क्या है कि उसको स्ट्रक्चर देना, ठीक है, उसको शेप देना, उसको स्ट्रक्चर देना, और उसको फटने से, भ्रष्ट होने से बचाना, फटने से तथा निपातित होने से बचाती है। यस या नो? बच्चों जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली प्रोटियोग्लाइकिन से मिलकर बना होता है, प्रोटियोग्लाइकिन से, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन से भी मिलके बना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन से प्लस ग्लाइकोलिपिड से। तो प्रोटियोग्लाइकेन्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। आई बात समझ में? तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, ये प्रोटियोग्लाइकेन से मिलके बना होगा, ग्लाइकोप्रोटीन से और ग्लाइकोलिपिड से मिलके बना हुआ होगा। आई बात समझ में? जो कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल होगी, ये पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होगी,
ठीक है, या फिर उसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन। तो ग्लाइकोकैलिक्स ये प्रोटियोग्लाइकेन्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी होगी, और कोशिका भित्ति है ये पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होगी। किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से, जिसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं या फिर म्यूरिन भी बोल सकते हैं। जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ये पॉलीमर होता है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का। आई बात समझ में? पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर बोलते हैं बहुलक को। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बहुलक है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, हालांकि कभी नीट में पूछेंगे नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब नाग काटता है तो नाम मिट जाता है। आई बात समझ में? जब नाग काटता है तो नाम मिट जाता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आई बात समझ में? तो जो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर ढीली आछन के रूप में होगी और पतली होगी उसको तो क्या बोलेंगे? अपंग परत बोलेंगे, और जो मोटी होगी कठोर होगी उसको कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है ये मोटा होता है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होगी, जो पॉलीमर होगा किसका? नाग और नाम का। तो नाग को बोलेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और नाम को बोलेंगे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। आई बात समझ में? जो कोशिका को शेप देने का कार्य करेगी, स्ट्रक्चर देने का कार्य करेगी, और उसको फटने से बचाएगी, और निपातित होने से भी, उसको श्रिंक होने से भी बचाएगी। आई बात समझ में? अब जैसे ये बैक्टीरिया है, ये सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल वॉल, और ये लाल वाली है जो सेल मेम्ब्रेन। आई कि नहीं आई बात समझ में? और यहाँ पे आप देखो सेल मेम्ब्रेन में एक फोल्ड आ रहा है, इसको बोलते हैं मेसोसोम, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। हो गया क्लियर बच्चों? तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटियोग्लाइकेन्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना है, और कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, जिसको म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन भी बोलते हैं। यस या नो? अब हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर दी, कोशिका झिल्ली की बात कर दी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जीव द्रव्य झिल्ली, नहीं कोशिका भित्ति की बात की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीव द्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णनात्मक होती है, सिलेक्टिवली परमेबल, चयनात्मक पारगम्य। क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य, सिलेक्टिवली परमेबल या फिर वर्णात्मक। जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में चयनात्मक पारगम्य या फिर वर्णात्मक होती है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। ठीक है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल आएगा, अंदर से कोई मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। संरचना अनुसार ये झिल्ली यूकैरियोटिक की झिल्ली जैसी ही होती है। ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक में झिल्ली मिलती है बेसिकली यहाँ पे भी प्रोकैरियोट्स में भी वैसी ही मिलती है। अगर यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली का कंपोजिशन की बात करूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो वहां पे प्रोटीन जो होता है 52% होता है। यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, आगे आपको बताया जाएगा वापस से। 52% होता है। जो लिपिड होता है वो 40% होता है, 40% होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 6 से 8% होता है। ये बात हो गई यूकैरियोटिक की। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली की बात करूं, तो प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन जो होता है 70% होता है, और लिपिड जो होता है 30% होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है लेस देन 1% होता है। आई बात समझ में बच्चों? तो प्रोटीन 70% प्रोकैरियोट्स में, लिपिड 30% और कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1%। यस या नो? क्या लिखा हुआ है? एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, ये सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, इसके अंदर वाली सेल वॉल, और फिर उसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में एक वलन आ गया, उस वलन को बोलेंगे मेसोसोम। यस या नो? तो कोशिका के अंदर ही आया। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसको क्या बोलेंगे? मेसोसोम बोलेंगे। मेसोसोम जो होती है होमोलोगस होती है, समजात होती है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली झिल्ली में क्या मिलते हैं? ईटीएस मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पे भी मेसोसोम में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेंगे, जिससे क्या होगा? एनर्जी बनेगी बैक्टीरिया में। आई बात समझ में? तो मेसोसोम का समजात
कौन हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। यह फैलाव पुट्टिका, ये देखो गोल गोल है जी, पुट्टिका, पटलिका व नलिका के रूप में, पुट्टिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। आई बात समझ में? ये नलिका और ये पटलिका, ये गोल गोल हो गई जो पुट्टिका। एक विशेष झिल्ली संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मेसोसोम बोलते हैं। यह फैलाव पुट्टिका, नलिका, पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होगा? मेसोसोम के द्वारा, बैक्टीरिया में। डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए जो डबल होगा वो किससे? मेसोसोम के द्वारा होगा। वह इसके संतति कोशिका में वितरण में सहायता करता है, डीएनए का संतति कोशिका में वितरण। आई बात समझ में? डीएनए का संतति कोशिका में वितरण में सहायता करता है। तो 3 तो काम ही हो गए, ठीक है। श्वसन में चौथा काम, ठीक है। यहाँ पे श्वसन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ठीक है, उसे एनर्जी बनेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। स्रावी प्रक्रिया सिक्रेशन में, और जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, एंजाइम की मात्रा को भी बढ़ाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। तो टोटली 6 काम है। एक तो है कोशिका भित्ति का निर्माण, डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए का संतति कोशिका में वितरण, 3 काम। चौथा रेस्पिरेशन, पांचवा सिक्रेशन, छठा जीव द्रव्य झिल्ली या फिर क्या कहते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या बनाएगा? ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, जिससे एंजाइम की मात्रा बढ़ेगी, और एंजाइम की मात्रा बढ़ने से केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया कैसे बढ़ा रहा है देखो, पहले ये यहाँ तक था, यहाँ से लगा के यहाँ तक, अब देखो। आई बात समझ में? यस या नो? तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, जिससे एंजाइम की मात्रा बढ़ेगी, और एंजाइम की मात्रा बढ़ेगी तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो बेसिकली ये है कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का संतति कोशिका में वितरण, श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, सरफेस एरिया को बढ़ाना, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाना, जिससे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो सके। तो ये सब के सब काम किसके हैं बच्चों? बोलो, ये सब के सब काम है किसके? मेसोसोम के। यस या नो? तो क्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, बेसिकली 7 हो गए। यस या नो? तो ये सब के साथ काम किसके? मेसोसोम का। और मेसोसोम किसका समझात होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का। यस या नो? मेसोसोम कैसे बनता है? कोशिका झिल्ली में वलन के द्वारा बनता है। देखो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु, और नील हरित जीवाणु का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नील हरित जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, इसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार मिलता है, किसके जैसा? मेसोसोम जैसा ही, जिसको क्या बोलेंगे? वर्णक की लवक, क्रोमेटोफोर बोलेंगे। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो नील हरित जीवाणु ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या मिलेगा? वर्ण की लवक, क्रोमेटोफोर मिलते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही होगा, बस इसमें क्या होगा? वर्णक होंगे। और वर्णक बेसिकली देखो, अब क्या कहते हैं, जो प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में तो जो कोशिकांग नहीं होते हैं, ठीक है, झिल्ली से घिरे हुए कोई भी कोशिकांग नहीं होंगे। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरोप्लास्ट हो नहीं सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? थैलेकॉइड होता है। तो यहाँ पे थैलेकॉइड जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, लेमिली भी मिलती है, लेमिली और थैलेकॉइड जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, उसमें बेसिकली पिगमेंट होते हैं। तो और नील हरित जीवाणु है, ये हमारा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। आई बात समझ में? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करेगा? वर्णकों के द्वारा ही करेगा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा? थैलेकॉइड जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, थैलेकॉइड और लेमिली जैसी स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? क्या कहना चाहता हूँ, कुछ प्रोकैरियोट जैसे नील हरित जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णक की लवक, क्रोमेटोफोर कहेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। इसमें क्या होंगे? वर्णक, पिगमेंट होंगे। उस पिगमेंट से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा और बैक्टीरिया को खाना मिलेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? वर्णकों में, ठीक है, अब वर्णक किसमें होंगे? थैलेकॉइड जैसी और लेमिली जैसी स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता है। हमने पहले से ही बोला था कि बैक्टीरिया में झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग नहीं होता है। यस या नो? तो अगर क्वेश्चन में आ जाए नीट में
कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या मिलता है, क्रोमेटोफोर मिलते हैं, इसमें क्या मिलते हैं, पिगमेंट मिलते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। यस या नो, आई बात समझ में? देखो प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान और अचलायमान होती है। जीवाणु कोशिका चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है, किस पे डिपेंड करती है, फ्लैजिला पे। ठीक है, अब वो फ्लैजिला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मोनोट्राइकस भी हो सकता है, डाइट्राइकस भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीट्राइकस भी हो सकता है, तो बहुत सारे उसमें ट्राइकस हो सकते हैं। ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। तो कुछ क्या कहते हैं, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान, अगर चलायमान होगी तो फ्लैजिला मिलेगा, और अगर चलायमान नहीं होगी तो फ्लैजिला नहीं मिलेगा। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली परत मिलती है, पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका फ्लैजिला कहते हैं, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आई बात समझ में, किससे, फ्लैजिलिन प्रोटीन। ठीक है, जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न रहता है, सही बात है। जैसे ये बैक्टीरिया है, एक भी हो सकता है, मोनोट्राइकस, इसको डाइट्राइकस बोल सकते हैं, ये रहा, और देखो इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। आई बात समझ में, क्या लिखा हुआ है, यदि चलायमान हो तो कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, कोशिका भित्ति जैसी संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिला को तीन भागों में बांटा है, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बेसल बॉडी, आधारीय शरीर, ठीक है, ये अंकुश, हुक, और ये फ्लैजिला जो कि लंबा होता है, तंतु, और ये अंकुश। अंकुश का क्या काम है, अंकुश को इंग्लिश में बोलते हैं हुक। अंकुश का क्या काम है, तंतु को और बेसल बॉडी को आपस में जोड़ने का काम है। ये भी क्वेश्चन आता है, तंतु का नहीं, अंकुश का क्या काम है, तंतु को और बेसल बॉडी को आपस में जोड़ना। यस या नो, आई बात समझ में। जीवाणु कशाभिका तीन भागों में बटा है, सबसे बड़ा वाला भाग तंतु, अंकुश जो कि तंतु और आधारीय शरीर को आपस में जोड़ता है, और तीसरा आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कोशिका सतह से बाहर की तरफ फैला रहता है, सही बात है, बाहर की तरफ फैला है। जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम, जिसको बोलते हैं पिल्ली, ठीक है, और फिम्बरी, झालर, इनकी गति में सहायक नहीं होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली फ्लैजिला के अलावा संरचना, जिसको हम रोम और झालर बोलते हैं, पिल्ली और फिम्बरी, जो इनकी गति में सहायक नहीं होती है, गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती है, जो विशेष प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। झालर, फिम्बरी, लघुशंक, ब्रिस्टल जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित रहते हैं। तो देखो ये पिल्ली, पिल्ली का मेन काम है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन करता है, संयुग्मन करता है, हिंदी में बोलते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया को आपस में कॉन्जुगेशन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये बेसिकली लिखा हुआ ना, सेक्स पिलस। तो इनका काम है, रोम का काम है, ये बेसिकली रिप्रोडक्शन करते हैं संयुग्मन, ठीक है, कॉन्जुगेशन द्वारा। और झालर का काम है, झालर क्या करते हैं कि होस्ट की बॉडी से या फिर क्या कहते हैं, चट्टानों से चिपक जाते हैं, ताकि पानी की धारा के साथ बह नहीं सके। लघुसुकंग, क्या नाम, झालर लघुसुक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। इनमें जीवाणुओं में ये पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करते हैं। यस या नो, आई बात समझ में। तो रोम और झालर, इन दोनों का काम गति में नहीं है। रोम जो होते हैं ये पिलीन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, इनका काम है संयुग्मन में है। और जो झालर होते हैं ये क्या करते हैं कि ये पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों या फिर किसी होस्ट की बॉडी के साथ पोषक ऊतकों चिपक जाएंगे। यस या नो, आई बात समझ में। तो अगर इस पूरे पैराग्राफ में से क्वेश्चन आना हो तो ये मेसोसोम से आ सकता है। मेसोसोम के काम है कोशिका भित्ति का निर्माण, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना और डीएनए को इसकी संतति कोशिका में वितरण करना, श्वसन करना,
सिक्रेशन करना, श्वसन करना, सिक्रेशन करना, और इसके जो है क्या कहते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाना, एंजाइम के कॉन्टेंट को बनाना, जिससे रासायनिक क्रिया ज़्यादा हो सके। आई बात समझ में? ब्लू ग्रीन एल्गी में वर्णकी लवक क्रोमेटोफोर मिलते हैं, इसमें वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक बेसिकली किस में मिलेंगे? थैलेकोइड जैसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहेगा। ये प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। अगर बैक्टीरिया अगर चलायमान होगा, ठीक है, तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी एक पतली संरचना मिलेगी, जिसको फ्लैजिला बोलेंगे, कशाभिका बोलेंगे, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होगा। और फ्लैजिला 3 भागों में बटा हुआ होगा: आधार्य शरीर, अंकुश और तंतु। सबसे बड़ा भाग है जो कौन सा है? तंतु, फिलामेंट है। और इनके अलावा भी इनमें रोम, पिली और फिम्बरी झालर मिलेंगे, जो कि मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। रोम लंबी संरचना है जो पिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। और झालर है जो छोटे छोटे तंतु हैं। ये पानी में जो क्या कहते हैं, पानी में जो बैक्टीरिया होंगे वो चट्टानों से या फिर पोषक उत्तकों से चिपकने में मदद करेगी। कौन? झालर। यस या नो? आई बात समझ में? अगला टॉपिक है राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए रहेंगे। तो ये हमारी जीव द्रव्य झिल्ली, ये कोशिका भित्ति, ये ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो हमारे राइबोसोम में जुड़े हुए रहेंगे। अब राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बने हुए होंगे। एक तो छोटी उप इकाई होती है, एक बड़ी उप इकाई होती है। छोटी उप इकाई होती है जो ये 30S होती है। आई बात समझ में? एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, सेडिमेंशन कोएफिशिएंट। और बड़ी का है 50S। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होंगे। ये 15 से 20 नैनोमीटर के होते हैं। नैनोमीटर आकार की होती है, ये भी नैनोमीटर याद रखना है। 2 इकाइयों 50 और ये 30 से मिलकर बने होते हैं। ये बड़ी, ये 50S, और ये छोटी, इसको बोलेंगे 30S। आई बात समझ में? जो आपस में मिलके 70S राइबोसोम बनाते हैं। अब 80S मत कर देना, 70S ऐसे नहीं हो। 50 और 30 80 हो गए, तो ये 70S। एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, आपको आगे बता दिया जाएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है, राइबोसोम से प्रोटीन संश्लेषण होती है, ठीक है। कैसे होती है? बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक का मतलब होता है मैसेंजर, तो इसको बोलते हैं mRNA। संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे पॉलीसोम या बहुराइबोसोम या फिर बहुसूत्र पॉलीसोम कहते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा? डीएनए होगा। सही बात है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन किसे के थ्रू? ठीक है, अनुलेखन के थ्रू, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। सेंट्रल डोग्मा आपने 10th में पढ़ा होगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा। अब क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी उप इकाई आएगी, फिर एक तरीका का प्रोटीन आएगा, फिर एक बड़ी उप इकाई आएगी। छोटी उप इकाई एक तरीका का प्रोटीन, और मैग्नीशियम भी यहाँ पे आता है। छोटी एक प्रोटीन, और ये दोनों, ये प्रोटीन क्या करेंगे? दोनों यूनिट को जोड़ने का काम करेगी। इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। हिंदी में बोलते हैं बहुसूत्र या फिर बहुराइबोसोम। फिर ये क्या करेगी? आगे जाके प्रोटीन बनाएगी, अनुवादन करेगी। तो ये हमारा प्रोटीन बन गया, अनुवादन, ट्रांसलेशन। तो ऐसे प्रोटीन के निर्माण में रोल होता है इनका। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक, से बात है, बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक एमआरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। आई बात समझ में? तो डीएनए से अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए बनेगा, फिर राइबोसोम आएंगे, राइबोसोम आने के बाद में अनुवादन होगा और प्रोटीन बन जाएगा। यस या नो? तो 2 उप इकाइयां होती है, एक तो 50S जो होती है बड़ी होती है, 30S जो होती है छोटी होती है। और इसको बोलते हैं 70S। ये दोनों मिलकर 70S बनाती है, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। यस या नो? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है, इसकी 2 उप इकाइयां होती है। छोटी उप इकाई है जो 30S है, बड़ी है जो 50S है, ठीक है। एमआरएनए के साथ मिलके ये आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं। अंतर्विष्ट पिंड, इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं रहेंगे। ये झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं।
ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एवं कोशिका द्रव्य में सर्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे फॉस्फेट कणिकाएं, ठीक है, जिसमें फॉस्फेट होगा, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं, जिसमें ग्लाइकोजन होगा। फिर ये ग्लाइकोजन आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। आई बात समझ में, जिसमें ग्लाइकोजन होगा। गैस राजधानी, गैस वैक्यूल किस में मिलती है? नील हरित। गैस वैक्यूल किस में मिलती है? नील हरित, ब्लू ग्रीन, बैंगनी, पर्पल और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? गैस राजधानी नील हरित, ब्लू ग्रीन, पर्पल, बैंगनी और हरी ग्रीन फोटोसिंथेटिक जीवाणुओं में मिलती है। तो बच्चों ये हो गया राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। अब अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि अब हमारा अगला टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत मेन टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से समझेंगे और हम करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से ही। जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ वो आप लिख देना। ठीक है बच्चों? ठीक है, फिर अगला टॉपिक करते हैं हम लोग। ठीक है।